नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और उससे भी काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जुमादुरी एजुकेशन हब में। तो आज बात करेंगे हम हिंदी वर्णमाला की। तो हिंदी वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें से हम स्वरों की बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल में जाके वो वीडियो देखिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यंजन की। तो देखिए, व्यंजन आखिरकार होते क्या हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उनको क्या कहते हैं, हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, बिना स्वरों की सहायता के ये वर्ण पूर्ण नहीं होते। जैसे कोई भी जितने भी हमारे व्यंजन हैं, ठीक है, वह हमारे अ की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अधिकांशतः जो भी व्यंजन होंगे उसमें अ की मात्रा खुद ब खुद लगी होती है। अगर हम इन स्वरों को निकाल दें तो ये क्या हो जाएंगे, अपने आप में अपूर्ण हो जाएंगे। जैसे मैं अगर बात करूँ एक व्यंजन लूँ, जैसे मैं कहूँ ख। ठीक है, तो ख में अगर मैं बात करूँ, इसको अगर तोड़ूँ मैं, तो ये बना है हमारा ख और अ से। ठीक है, अ क्या है, इसमें स्वर है, और ख क्या है, इसका व्यंजन है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि बिना स्वरों की सहायता के व्यंजन पूर्ण नहीं होता। ठीक है, ख भी कहूँगा तो इसके उच्चारण के समय जब लास्ट जो ध्वनि निकल रही है वह अ की निकल रही है। ठीक, तो ये क्या हो गए, हमारे व्यंजन हो गए। ठीक है, व्यंजनों की अगर सीधी सीधी डेफिनेशन कहे तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है, मूलतः और जो अ होता है वह हमारा अधिकांशतः जितने भी व्यंजन है उसमें लगा ही होता है। ठीक, अब बात करेंगे हम व्यंजनों के प्रकार, जिसमें आता है पहला प्रकार हमारा स्पर्शी व्यंजन का। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन आखिरकार पहले बात कर लेते हैं, आखिरकार स्पर्शी व्यंजन होता क्या है। ठीक है, वह वर्ण या वह व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारा मुंह में से निकलने वाली वायु या हमारी जीभ हमारे मुंह के किसी ना किसी अंग को टच करे, उसी को क्या कहते हैं, हम स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, अगर हमारे जो मुंह से निकलने वाली हवा है या फिर जो हमारी जीभ है वह हमारे मुंह के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, जैसे अगर मैं एक मुंह की आकृति बनाऊं डेमो के रूप में। ठीक है, तो जैसे हमारा ये है, मुंह होता है। ठीक है, थोड़ी आर्ट मेरी गंदी है, समझ लेना ऐसे ही। ठीक है, ये माथा हो गया, ये इसकी आँख हो गई, और ये फिर इसकी नाक होगी, और ऐसे क्या होते हैं, होठ होते हैं आगे को। ठीक है, और होठ के बाद यहाँ पे दांत, और दांत के बाद ऐसी एक क्या होती है, आकृति होती है, इधर पे जीभ होती है। ठीक है, अब जो मनुष्य का है यहाँ पे होता है, इसको क्या कहते हैं हम, कंठ। ठीक है, इसको कहते हैं हम कंठ। फिर इसके बाद जो ये वाला भाग है, ठीक है, इसके जो पिछला भाग है इसको कहते हैं हम तालु। ठीक है, फिर इसके जो ये अग्रभाग है, जो ये ऐसी आकृति होती है, हमारे जीभ के ऊपर एक आकृति देखोगे इस तरह की क्या आकृति, पिछला भाग तो क्या कहलाएगा, तालु। जो आगे का भाग है वह कहलाएगा हमारा मूर्धन्य। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे क्या शुरू हो जाते हैं, दांत शुरू हो जाते हैं, तो वो कहलाएंगे दंत्य। फिर दंत्य के बाद क्या आते थे हमारे, होठ, तो वो कहलाएंगे ओष्ठ्य। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो मुंह के। अब जो स्पर्शी व्यंजन है वह इसमें से किसी ना किसी में भाग, इन जो ये अंग है हमारे, इन पांचों में से किसी ना किसी में या तो वायु टच होगी, हमारे मुंह से निकलने वाली जो स्वरों की वायु है वह टच होगी, या फिर हमारे जीभ क्या करेगी, इसको स्पर्श करेगी इन पांचों में से। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इनके होते हैं जो स्पर्शी व्यंजन है यह पांच भागों में विभाजित होते हैं, और इनके क्या होते हैं, पांच वर्ग होते हैं। ठीक है, पांच वर्गों में ये क्या है, विभाजित है। ठीक है, इसका वर्ग होता है, पहला वर्ग होता है क वर्ग, फिर आता है हमारा च वर्ग, फिर आता है ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में क्या होती है, पांच व्यंजन आते हैं। ठीक है, तो अगर पांच वर्गों में पांच व्यंजन आ रहे हैं तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, सीधा सीधा 25। तो बात करते हैं पहले क वर्ग की। ठीक है, क वर्ग में आ जाते हैं हमारे क, ख, ग, घ और न। ठीक, ये क्या हो जाएंगे, पांच इसके क वर्ग के हो जाएंगे। अब बात करेंगे इनके उच्चारण स्थान की। तो ये उच्चारण कहाँ से होता है, इनका उच्चारण कंठ से।
जैसे मैं क कहूँ तो जो हमारी वायु है वह कहाँ से निकल रही है या स्पर्श कहाँ कर रही है, हमारे कंठ को। ठीक है, देखिए जो इसका वर्गीकरण है वो हमारे वैज्ञानिकों ने बड़े सहज तरीके से उसका क्या कर रखे है, वर्गीकरण कर रखे हैं। जैसे हम अगर मैं मुंह का भाग लूँ तो कंठ से मैं अगर ऊपर की ओर चलूँ, ठीक है, कंठ के बाद क्या आएगा हमारा तालु, तालु के बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य के बाद हमारे जो आगे का हिस्सा है वो क्या आएगा दंत, और दंत के बाद क्या जाएंगे ओष्ठ आ जाएंगे। ठीक है, इसमें रटने की चीज़ें, रटने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा अगर हम वैज्ञानिक तरीके से देखें तो कंठ से शुरू करें तो पहला क वर्ग किस में आ जाएगा, हमारा कंठ में, जिनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। और बहुत बार सवाल भी बनता है, जैसे आ जाएगा कि घ ध्वनि निम्नलिखित में से घ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ पे है। ठीक है, तो उसमें आ जाएंगे ऑप्शन कंठ हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, तालव्य। तो हमें पता है कि घ ध्वनि क वर्ग में से है तो उसका उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ठीक है, फिर कंठ के बाद आ जाता है हमारा तालव्य और अगला वर्ग आ जाता है हमारा चौ वर्ग। ठीक है, तो चौ वर्ग में जैसे हम कंठ से ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तालव्य। ठीक है, अब जैसे मैं चौ कहूँ, चौ, छ, जौ, झ, ञ। ठीक है, अब इन ध्वनियों को बोलते समय जो हमारी श्वास है या हमारी जीभ वह किसको स्पर्श कर रही है, जो हमारा तालव्य है उसको। ठीक है, तालव्य में बता चुका हूँ कि जो हमारी जीभ के ऊपर एक ऐसी आकृति या रचना है उसका पिछला भाग क्या कहलाएगा, तालव्य। अग्रभाग क्या कहलाएगा, मूर्धन्य। और इसी अग्रभाग में क्या होता है, हमारे दांत होते हैं। ठीक है, सबसे किनारे में। और उसके बाद हमारे क्या आ जाएंगे, ओष्ठ आ जाएंगे। ठीक है, तो जो चौ वर्ग है वो किस क्या हो जाएगा, हमारा तालव्य। फिर अब बात करते हैं हम टौ वर्ग की। ठीक है, टौ वर्ग में आ जाता है टौ, ठौ, डौ, ढ, न। ठीक है, ये क्या आ जाएंगे हमारे मूर्धन्य में, क्योंकि इनके उच्चारण में जैसे मैं टौ कहूँ, ठ, ड, ढ, न, तो इनके उच्चारण में एक चीज़ देखोगे कि जो हमारी जीभ है वह हमारे जो दांत का पिछला भाग है, ठीक है, उसको क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, मूर्धा को स्पर्श कर रही है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा तौ वर्ग। तौ वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं हमारे तौ, थौ, द, ध, न। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे। अब इन वर्गों के उच्चारण में जब जितने भी हमने ये 5 व्यंजन उच्चारित किए, ठीक है, तो इनमें देखोगे कि जो हमारी जीभ है वह किसको स्पर्श करेगी, दंत को। जैसे मैं कहूँ त, थ, द, ध, न। ठीक है, ये पांचों के पांचों जो व्यंजन है इनको उच्चारण करते समय मेरी या मनुष्य की जो जीभ है वो किसको स्पर्श करती है, दांत को। इसीलिए इनको किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, दंत के। ठीक है, फिर अगला जो हमारा स्पर्शी व्यंजन का पांचवा वर्ग है वह कहलाता है हमारा पौ वर्ग, जिसके अंतर्गत आते हैं प, फ, ब, भ, म। अब इनको उच्चारित करते समय हमारे जो होठ हैं वो क्या होते हैं, क्रिया करते हैं। जैसे मैं कहूँ प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो मेरे होठ क्या हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, और होठ है वो क्या हो रहे हैं, आपस में स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ओष्ठ। ठीक, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ साथ जो हमारे पांचों वर्ग होते हैं इसका पंचमाक्षर। ठीक है, ये पहला अक्षर हो गया, ये दूसरा अक्षर हो गया, तीसरा, चौथा, और ये पांचवी पंक्ति। ठीक है, इसको कहते हैं पंचमाक्षर। तो ये क्या होती है, नासिक की भी होती है। नासिक की मतलब इनका उच्चारण जैसे कंठ के साथ तो होगा ही होगा इसका उच्चारण, इसके साथ साथ इसका उच्चारण हमारी जो नाक है वहाँ से भी होता है। जैसे मैं नौ कहूँ, ठीक है, नौ, एक तो ये हमारी मेरी जीभ क्या कर रही है, दांत को स्पर्श कर रही है। इसी के साथ साथ जो हवा है वह नाक से निकलते हमारी जो एक ध्वनि के है नाक के रूप में भी निकल रही है, नाक से निकल रही है उस, इसीलिए इसको हम क्या, पंचमाक्षर, जितने भी हमारे वर्ग के पांचवें अक्षर होते हैं इनको नासिक की भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्पर्शी व्यंजन से रिलेटेड सारी चीज़ें। अब बढ़ते हैं हम आगे को। जो दूसरा प्रकार है व्यंजन का वह है अंत्येष्टि व्यंजन। ठीक है, अंत्येष्टि व्यंजन के अंतर्गत आते हैं हमारे य, र, ल, व। ठीक है, अब अंत्येष्टि व्यंजन होते क्या है, वह व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारी जो हवा है अंदर से आती है या फिर छाती से या फेफड़े से आती है, उसको क्या कहते हैं, अंत्येष्टि। अंत है मतलब क्या होता है, अंदर। ठीक है,
अंदर से जो व्यंजन निकलते हैं उनको कहते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक। और दूसरा, अंत्यस्थ जो व्यंजन होते हैं इनको स्वर और व्यंजनों के बीच में भी रखा जाता है, और इसका जो य और व है इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो चार हमारे मूलतः कितने हो जाएंगे अंत्यस्थ व्यंजन? चार, य, र, ल, व। ठीक है, ये हो गए हमारे अंत्यस्थ व्यंजन। इसके बाद जो अगला प्रकार है व्यंजनों का, उसमें या संघर्षी व्यंजन में। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते क्या हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में मुंह से उच्चारित करने पर एक ऊष्मा भी निकले या गर्म हवा निकले, उसको क्या कहेंगे हम? ऊष्म व्यंजन। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में संघर्ष हो, जीभ को थोड़ा संघर्ष करना पड़े उनके उच्चारण के लिए, उनको क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। ठीक है, संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, जिसके अंतर्गत आ जाते हैं हमारा श, श और स, ह। ठीक है, इन व्यंजनों के उच्चारण में आप देखोगे कि जीभ थोड़ा कंपन के साथ संघर्ष कर रही है। ठीक है, और साथ ही साथ इनके उच्चारण में एक ऊष्मा भी, जो हमारी हवा है वह गर्म निकलती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम अगला रूप व्यंजन का, जो है कि है हमारा संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन होते क्या है आखिरकार? ठीक है, संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजनों को कहा जाता है जो व्यंजनों की सहायता से बने हों। जैसे हमारा छ है, यह किसकी सहायता से बना है? क और स से। ठीक है, मूलतः व्यंजन होते क्या है? स्वरों की सहायता से बने होते हैं, पर यहाँ पे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन और व्यंजन को मिला के जो नया व्यंजन बनता है उसको क्या कहते हैं? संयुक्त। जैसे हमारा छ है, छ किससे बना है? क और श से। ठीक है, जैसे तो है, त्रो है, ये किससे बना है? त और र से। ऐसे हमारा ज्ञ है, ज्ञ किससे बना है? हमारा ज और न्य से। ठीक है, स्र है, ये किससे बना है? स और र से। ठीक है, और बहुत से विद्वान जो हमारे ये संयुक्त व्यंजन है इसको व्यंजनों की कैटेगरी में रखते भी नहीं है। ठीक है, जैसे आपने लूसेंट में देखा होगा। ठीक है, लूसेंट में जो व्यंजनों की संख्या है वह 33 ही मानी गई है, और उच्छिप्त व्यंजनों को मिला के उन्होंने संख्या कितनी मानी है? 35। ठीक है, अगर इनको भी मिला दे तो व्यंजनों की संख्या फिर क्या हो जाएगी? 39, और अयोगवा को भी मिला दे तो जो पूरे व्यंजन है उनकी क्या हो जाएगी? संख्या 41 हो जाएगी। पर जो हमारे विद्वान है, बहुत सारे विद्वान संयुक्त व्यंजन और अयोगवाह को अलग रखते हैं। ठीक है, इनको व्यंजनों में शामिल नहीं करते हैं। अयोगवाह वैसे हमारा होते क्या है? अंग और अह को क्या कहते हैं हम? अयोगवाह कहते हैं, जो तो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। ठीक है, और जो इसका पहला है अंग, इसको हम अनुस्वार कहते हैं, और जो हमारा अह है इसको हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, इससे पहले बात कर लेते हैं हम उच्छिप्त व्यंजन की। उच्छिप्त व्यंजन होते हैं हमारे ड़ और ढ। योगवा में बता चुका हूँ आपको, संयुक्त व्यंजन भी हो गए हैं, ऊष्म भी हो गए हैं, अंत्यस्थ भी हो गए हैं। तो ये क्या है? हमारी व्यंजनों के प्रकार हैं। ठीक है, जिसमें से 25 हमारे कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन, फिर आ जाते हैं हमारे अंत्यस्थ व्यंजन, फिर आ जाते हैं हमारे ऊष्म, फिर संयुक्त, उच्छिप्त और अयोगवा। ठीक है, अयोगवा ना तो हम स्वरों में गिनते हैं ना ही व्यंजन में गिनते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? हमारे स्वर और व्यंजन दोनों जो हमारी वर्णमाला से रिलेटेड हैं, दोनों हमने पूरे कर दिए हैं। ठीक है, ये दूसरा भाग था वर्णमाला का। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और कुछ भी आपने इस वीडियो से सीखा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ अगर आपके कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ लेना। मैं आपकी जो भी असुविधाएं हैं या जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।